नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। गाइस, हम सबको पता है कि इंडिया कोविड के बाद जो है ना काफी ज्यादा मजबूत तरीके से खड़ा है। इंडिया के अंदर ज्यादा हमको महंगाई नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे एक न्यूज मैंने पढ़ी थी कि हमारा जो नेबर कंट्री पाकिस्तान, उसके अंदर एक आटे से भरा हुआ ट्रक गया टू डिलीवर फूड टू द पीपल। मतलब लोगों को आटा डिलीवर करने के लिए सरकार की तरफ से एक ट्रक गया एक जगह पे। और जैसे ही वो ट्रक गया वहां पे तो लोग उस ट्रक के ऊपर टूट पड़े। तो लोग इतनी बुरी तरह से टूट पड़े कि वहां पे स्टैम्पेड हो गया, वहां पे भगदड़ मच गई। उसके अंदर तकरीबन 1 डजन के अराउंड लोगों की मौत हो गई। तो खाना जुटाने के लिए लोग भगदड़ किए और उसके अंदर लोगों की मौत हो गई वहां पे। मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दूं तो हमारे अनदर नेबर कंट्री श्रीलंका की देता हूँ, जहाँ पे कुछ फनी इमेजेस शेयर किए जा रही थी। जहाँ पे जो श्रीलंका के सिटीजन थे वो उनके प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस गए और वहां के सेल्फीज शेयर कर रहे कि प्रेसिडेंट की किचन में सेल्फी शेयर कर रहे, प्रेसिडेंट के मतलब पूरे पैलेस के अंदर अलग अलग जगह पे सेल्फी शेयर किए जा रहे वहां से। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट उनका पैलेस छोड़ के चले गए थे और वहां पे लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये जो इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स क्यों है? ये श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके साथ ये सारे इवेंट्स क्यों हो रहे? क्योंकि इनकी इकोनॉमी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है। अब ये क्राइसिस की जड़ क्या है? तो इन्फ्लेशन, महंगाई। क्राइसिस की जड़ क्या है? महंगाई। अगर मैं आपको पाकिस्तान की बात करूंगा तो वहां पे अराउंड 30% के अबो इन्फ्लेशन था। अभी के लिए रिसेंटली बदल गया होगा। जब मैंने पढ़ा था प्रीवियस कुछ महीने पहले, तो वहां पे 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। उसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। सेम आपको श्रीलंका के अंदर भी दिखेगा, वहां पे महंगाई छप्पर फाड़ है ना। ऐसा नहीं कि ये बस नेबरिंग कंट्रीज है, मैं अपनी भी बात करता हूँ यहाँ पे, अपनी मतलब इंडिया की। तो 1991 में इंडिया में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए हम देख रहे थे कि इंडिया इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया था। उसको हमने इकोनॉमिक क्राइसिस कहा। 1991 की बात कर रहा हूं। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर भारत के अंदर इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा था। सी, ये इन्फ्लेशन बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे 1991 में इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ा था उसका कारण था इंडिया का फॉरेक्स खत्म हो जाना। उसका कारण क्या था? फॉरेक्स। इंडिया का जो फॉरेक्स था ना वो खत्म हो गया था। अब जब इंडिया का फॉरेक्स खत्म हो गया, अब फॉरेक्स क्या होता है? तो ये फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व। सो इट्स अ फॉरेन करेंसी रिजर्व। इंडिया के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी आ रही है वो फॉरेन करेंसी जिस एक तिजोरी में जमा की जाएगी वो तिजोरी क्या है? आपका फॉरेक्स। एंड हु इज होल्डर और अंडर हुज अथॉरिटी दिस फॉरेक्स इज मेंटेन? सो आरबीआई। तो आरबीआई इसका कंट्रोल करता है। ऑफ कोर्स भारत सरकार के लिए, लेकिन आरबीआई के कंट्रोल में होती है। सो ये जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है इंडिया के अंदर, ये जो फॉरेक्स है ना, ये खत्म हो गया था। लगभग हमारे पास 8 से 10 दिन का पैसा बचा था कि 8 से 10 दिन के लिए हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें तो दूरी है, इसेंशियल कमोडिटी ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो गया ना, तब इंडिया में सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो गया। सप्लाई शॉर्टेज। तो जब ये सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो गया तब इंडिया में डिमांड ज्यादा डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम था। उसके कारण इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। अब ये कैसे होता है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं आपको, बट इतना याद रखो कि जब सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा है तब जाके इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तब 1991 में इंडिया में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हुई थी उसके कारण इकोनॉमी में जो बर्बादी छाई थी हमारी, तब 1991 में उस बर्बादी का कारण था फॉरेक्स। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था। उसके कारण इन्फ्लेशन काफी ज्यादा भड़क गया और उसके कारण इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया था। उसको हमने कहा इकोनॉमिक क्राइसिस,
1991। उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए हमको बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने मदद की थी, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान। उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट थी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी आईएमएफ वगैरह क्या है, ये चीजें आगे देखेंगे हम। बट आईएमएफ ऐसी फॉरेन संस्था है जो मनी सप्लाई करती है, ये पैसे की मदद करता है। तो आईएमएफ ने इंडिया को पैसे की मदद की उस समय में, बिलियन डॉलर्स में मदद की वहां पे कुछ तो भी। जब वो पैसे की मदद की तब जाके इंडिया में फॉरेक्स आया, और इंडिया में फॉरेक्स आने के बाद इंडिया की इकोनॉमी स्टेबलाइज होना शुरू हो गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सबको पता है कि 1991 के बाद इंडिया ने कभी भी मुड़ के नहीं देखा। इंडिया इज ऑलवेज ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। इंडिया में बस ग्रोथ ही दिखाई दी है। इवन टुडे 2023 की बात कर रहा हूं मैं, वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इनटू द वर्ल्ड। प्रेजेंटली अभी मैं कुछ न्यूज सुन रहा था कि इंडियन इकोनॉमी 7.8% से ग्रो कर रही है। 7.8, इट्स ह्यूज। जबकि पूरी दुनिया वहां पे 3 से 4% पे ग्रो कर रही है ऑन एन एवरेज, इंडिया लगभग डबल की स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रोथ है इंडिया की, ये सक्सेस स्टोरी है, ये 1991 के बाद की सक्सेस स्टोरी इंडिया की। ठीक है, जब इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमी, उस समय में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस रिलेटिव पॉइंट, इन्फ्लेशन। तो 1991 में हुआ क्या था कि जब फॉरेक्स खत्म हो गया तो इंडिया में चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। जब चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो सप्लाई शॉर्टेज बन गया। जब सप्लाई शॉर्टेज बन गया तो अल्टीमेट इन्फ्लेशन आया। इसी तरीके का इन्फ्लेशन आज पाकिस्तान में दिखाई देगा, आपको श्रीलंका में भी दिखाई देगा। हमारे नेबरिंग कंट्रीज उनकी बात करो, वैसे दुनिया में बहुत जगह पे प्रॉब्लम चालू है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्की, टर्की के अंदर अभी 60% के अराउंड इन्फ्लेशन है, 60%। इंडिया में अगर मैं आज की बात करूंगा तो 5.5% के अराउंड इन्फ्लेशन। इंडिया में कितना है? अराउंड 5.5% इन्फ्लेशन रेट चालू, जबकि टर्की में 10 गुना से ज्यादा हो गया ना ये इसका। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 और मोर, 11% से ज्यादा, ये 11 टाइम्स ज्यादा इन्फ्लेशन है टर्की में। लेकिन टर्की के अंदर इन्फ्लेशन होने का कारण क्या है? तो भूकंप। लास्ट ईयर में टर्की में जो मैसिव भूकंप आया था, उसके कारण टर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। उसके कारण टर्की में सप्लाई शॉर्टेज बन गया, और सप्लाई शॉर्टेज से इन्फ्लेशन आ गया। तो अलग अलग कारण है इन्फ्लेशन के, कोई एक कारण नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन के जो परिणाम है वो एक जैसे ही है। मतलब इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इकोनॉमी में गरीबी छा जाएगी, है ना, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी आपकी। इसीलिए इस इन्फ्लेशन को जानना, पहचानना, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनको जानना, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं बैंक्स, तो बैंक्स के ऊपर इन्फ्लेशन का एक सर्टेन काइंड ऑफ इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल होना करना पड़ता है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है आरबीआई की। तो गाइज ये इन्फ्लेशन एक क्रूशियल पॉइंट है इकोनॉमी के अंदर, बैंकिंग गवर्नेंस के अंदर। इसलिए इस इन्फ्लेशन की जड़ तक जाना काफी इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अचीव करेंगे। बट ये जो इन्फ्लेशन है ये समझना काफी जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर हम इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स देखेंगे। हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स कैसे हैं, इन्फ्लेशन क्यों होता है, अच्छा इन्फ्लेशन होने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है, सरकार और आरबीआई मिलकर, इन्फ्लेशन को कैसे गिना जाता है। तो इतने सारे सब टॉपिक्स इस एक ब्रॉडर टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मनी के चैप्टर को पढ़ा था। हमने मनी को समझा था कि मनी क्या है, मनी कैसे काम करता है, उसके अलग अलग फंक्शंस क्या है। ये टॉपिक भी उसी से जुड़ा हुआ है, मनी से ही जुड़ा हुआ होता है इन्फ्लेशन। वाई? क्योंकि मनी की कीमत क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो हमने समझा था कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, उसकी परचेसिंग पावर होती है। व्हाट इज परचेसिंग पावर? परचेसिंग पावर मतलब चीजों की खरीदने की क्षमता। आपकी जेब में 2,000 रुपए की नोट है, दैट मीन्स आप अप टू 2,000 रुपीज की परचेसिंग कर सकते हो, उतने गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो। तो ये जो 2,000 रुपए, ये उस नोट की परचेसिंग पावर है, मतलब ये उस नोट की वैल्यू है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? इज परचेसिंग पावर ऑफ दैट मनी।
अगर यही नोट सेम नोट है लेकिन उसके ऊपर 500 रुपए लिखा है, तब परचेसिंग पावर 500 रुपए हो गई, मतलब वैल्यू ऑफ मनी इज 500। अब आपने कहा कि ये परचेसिंग पावर है, ये 500 रुपए, तो ये कांस्टेंट उतनी, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्या? Is purchasing power or value of money is constant throughout the time? So we can say no, not at all. ये जो प्राइस होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, लेकिन इसको स्टेबल रखा जा सकता है। ये प्राइजेस कैसी होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है, इनको स्टेबल रखा जाएगा। जब इसी मनी की वैल्यू, ये जो मनी है जैसे इंडिया के अंदर रुपी, तो जब रुपए की वैल्यू गिरेगी तब आप कहोगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है। ये टेक्निकल डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। इफ देयर इज अ फॉल in the value of money, you can say there is inflation into the market. जब पैसे की कीमत कम होती है तब इन्फ्लेशन है, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि जब इन्फ्लेशन है तब पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, मतलब परचेसिंग पावर गिर जाएगी। सो जो लास्ट लेक्चर में हमने मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये उसी से रिलेटेड है, बस हम यहाँ पे अब मनी को इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। Sorry. So it is very important topic, inflation. So let us understand what is inflation. Let us look into the matter. So inflation, पहले समझते हैं inflation क्या होता है। Inflation, it refers to the sustained increase in the general price level of the goods and services in economy over a period of time. आसान शब्दों में, जब चीजें हम महंगाई किसको कहेंगे? जब चीजों की प्राइजेस बढ़ेगी। If prices goes up, we can say it's a inflation. आसान शब्दों में, अगर आप किसी मार्केट के समाज के अंदर किसी एक बड़े बुजुर्ग को, किसी छोटे बच्चे को महंगाई समझाने की कोशिश करोगे, बट टेक्निकल डेफिनेशन वो समझेगा नहीं पर्सन आपसे। लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में मिल रही है तब वो इन्फ्लेशन है, तब तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ गई, 10 से लेके 12 हो गई, दिस इज योर इन्फ्लेशन। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसको समझना जरूरी है। So inflation refers to the sustained increase in the general price level of goods and services in economy over a period of time. एक पर्टिकुलर समय के अंदर, जैसे मान लो 1 ईयर, तो एक साल के अंदर जब 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची जा रही है, तब आप कहोगे 2 रुपए से चीज महंगी हो गई। ये एक साल मतलब ये एक महीना भी हो सकता है, 1 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी और द स्कीम टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। हम इसको देख सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी निकलता है, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी निकलेगा। ठीक है, तो एक ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब आप उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। So it is the rise in the price of most of goods and services of daily or common use such as food, cloth, housing, recreation, transport, etc. जब हमारे डेली की चीजें जो है वो चीजें महंगी होंगी तो कहोगे इन्फ्लेशन। जैसे पाकिस्तान के अंदर खाना अराउंड, मैंने जब लास्ट टाइम मेमो पढ़ा था तो वो 33% का वहां पे फूड इन्फ्लेशन था, और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो था वो भी तकरीबन 25% के अराउंड कुछ तो भी था, अब बढ़ गया शायद से। तो ये इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है। So inflation measure the average price change in a basket of commodities and services over time. यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया basket of commodities. So it's the average price change in a basket of commodities. अब basket of commodities क्या है? मतलब selective sample है, selective sample है। कुछ पर्टिकुलर गुड्स को चूज किया जाएगा, सर्विसेज को चूज किया जाएगा, उन गुड्स और सर्विसेज में देखा जाएगा कि प्राइसेस बढ़ रही है कि प्राइसेस घट रही है। अगर उन सिलेक्टिव बास्केट ऑफ कमोडिटीज के अंदर प्राइसेस बढ़ रही है तो मतलब इंडिया में जनरल प्राइस बढ़ रही है। अगर उन बास्केट ऑफ गुड्स में और सर्विसेज में प्राइसेस घट रही है तो हम कहेंगे कि इंडिया में जनरल प्राइसेस घट रही है। तो ये मराठी में कहावत है, शीतावरून भाताची परीक्षा करणे, ये उसी की तरह है कि आप एक काम कर लो, आप सिलेक्टिव गुड्स के अंदर देखो कि प्राइसेस बढ़ रही की घट रही है, अकॉर्डिंगली आप इन्फ्लेशन है कि नहीं है पता कर पाओगे। अब ये चीजें क्यों और कैसे होती है ये आगे जाके डिटेल में समझेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन। द अपोजिट एंड रेयर फॉल इन द प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ आइटम इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन।
तो जब इन्फ्लेशन है मतलब राइज इन प्राइस, तो जब चीजें की कीमतें कम होगी तब उसको आपको होगी डिफ्लेशन। व्हाट इज डिफ्लेशन? जनरल फॉल इन प्राइस। दे आर जनरल फॉल इन प्राइस इज नोन एज डिफ्लेशन। तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी है मतलब चीजों की कीमतें बढ़ना, और डिफ्लेशन भी चीजों की कीमतें घटना। आज अगर एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में है तो कल 12 रुपए में है, और परसों फिर से 10 रुपए पे आ गया। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीजें वहां है, करेक्ट। अब ये चीजें के दाम बढ़ते घटते क्यों हुई इसको समझना पड़ेगा, समझेंगे। इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ द यूनिट ऑफ करेंसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि लास्ट लेक्चर में हमने मनी का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ मनी समझा था कि परचेसिंग पावर ऑफ दैट मनी इज द वैल्यू ऑफ मनी। जब परचेसिंग पावर यानी वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो रही है तब हम कह रहे हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन है ना। वही चीज लिखी है, इन्फ्लेशन इज इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ अ करेंसी, है ना। तो ये क्या है? इन्फ्लेशन। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक पेन है जिसकी प्राइस है 100 रुपए, अब उस पेन की प्राइस हो गई 110 रुपए, तो ये 10 रुपए से बढ़ गई है प्राइस। जब आप कह रहे हो 10 रुपए से बढ़ गई है मतलब क्या है कि आप सेम क्वालिटी के पेन के सामने अब ज्यादा पैसे दे रहे हो। ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपके हाथ में जो पैसा है ना उसकी वैल्यू कम हो गई है, इसलिए पेन की क्वालिटी मैच करने के लिए आप ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो। इसका यही मीनिंग निकलता है। तो हम क्या कहेंगे कि पेन के सामने पैसे की वैल्यू कम हो गई, इसलिए हम कह रहे हैं कि जनरल डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर और वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, परचेसिंग पावर क्या है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीजें। तो जब वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी तब आप कहोगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है, जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी तब आप कहोगे डिफ्लेशन हो रहा है। मतलब यही पेन जब 90 रुपए में बेचा जाएगा आप क्या कहोगे कि सेम क्वालिटी का पेन अब मुझे पहले से कम पैसों में मिल रहा है, क्योंकि पैसे की ताकत बढ़ गई, पैसे की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए तो अब कम पैसे देके भी मैं वही क्वालिटी का पेन खरीद सकता हूं, है ना। तो पैसे की कीमत बढ़ना, पैसे की कीमत घटना, इसको आप कहोगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जब पैसे की कीमत बढ़ रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, तब आप कहोगे इन्फ्लेशन है। जब इंक्रीज होगा तब आप कहोगे डिफ्लेशन। सो व्हाट इज परचेसिंग पावर? तो बहुत देर से मैं बड़बड़ किए जा रहा हूं कि परचेसिंग पावर होती है। परचेसिंग पावर मतलब एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू बाय। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक 2000 रुपए की नोट है, दैट मीन्स आप 2000 रुपए तक की परचेसिंग पावर कैरी कर रहे हो। वहीं पे अगर आपके हाथ में 100 रुपए की नोट है तब आप 100 रुपए की परचेसिंग पावर कैरी कर रहे हो, है ना। अब इन्फ्लेशन का और परचेसिंग पावर का क्या लेना देना है? डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। कि मान लो आपकी सैलरी है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज योर सैलरी। अब ये जनवरी की सैलरी है, ठीक है, और जनवरी में एक पेन है वो 100 रुपए में मिल रहा है, तब आप जनवरी की इस 1000 रुपीज की सैलरी में मैक्सिमम 10 पेन खरीद सकते हो, है ना। 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए में आप 10 पेन ही खरीदोगे। तो ये जो 10 पेन है ये आपकी बन गई परचेसिंग पावर। इस सैलरी के अंदर ये क्या है? आपकी परचेसिंग पावर। अब मान लो फेब्रुवरी आया, फेब के अंदर आपकी सैलरी तो हर महीने थोड़ी ना बढ़ेगी। मान लो अभी अभी ज्वाइन किया आपने, एक ही महीना हो, तो दूसरे महीने में भी 1000 रुपए सैलरी आएगी। लेकिन ड्यू टू द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एंड अनदर सर्कमस्टांसेस अब मार्केट में इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, तो अब यही पेन आपको नेक्स्ट मंथ में 110 रुपए में मिल रहा है। अब 100 रुपए का पेन 110 रुपए मतलब 10 रुपए ज्यादा हो गए, तो 10 रुपए से इन्फ्लेशन हो गया पेन, एक पेन में। तब आप सैलरी तो नहीं बढ़ रही है ना आपकी, तब आप आपके 1000 रुपए से 110 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम 9 पेन खरीद सकते हो। फिर भी 10 रुपए बचेंगे, लेकिन उसमें नया पेन तो नहीं आएगा। लेकिन मैक्सिमम आप कितने पेन खरीद सकते हो? 9। अब 9 इज लेस देन 10, 10 ज्यादा है 9 कम है, इसलिए आप कह रहे हो कि जनवरी के कंपैरिजन में फरवरी में आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई। सैलरी उतनी ही है, सैलरी कम नहीं हुई है, सेम सैलरी में अब आप कम चीजों को खरीद रहे हो, मतलब आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हुई। अब ये परचेसिंग पावर क्यों रिड्यूस हुई? क्योंकि मार्केट में महंगाई है।
जब परचेसिंग पावर कम हो रही है मतलब पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन परचेसिंग पावर एंड मनी, है ना, इन्फ्लेशन सॉरी। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तब परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो एक इनवर्स रिलेशन है दोनों का, कैसा ही है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो व्हेनेवर देयर इज राइज इन इन्फ्लेशन डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, मतलब वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, पैसे की वैल्यू। सो परचेसिंग पावर इज द वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मैंने कहा कि आप 10 पेन खरीद सकते हो तो वो परचेसिंग पावर है। नेक्स्ट मंथ में 9 पेन खरीद रहे हो तो वो परचेसिंग पावर है। So it is expressed in terms of goods or services that one unit of money can buy. All else being equal, inflation decreases the number of goods and services we would be able to purchase. All else being equal, मतलब सैलरी इक्वल है आपकी, तब इन्फ्लेशन क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज वी वुड बी एबल टू परचेज। हम जो खरीद सकते हैं अब उससे कम खरीदेंगे जब सैलरी सेम है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन had taken 1 unit of currency to the store in the 1950, चलो ठीक है, एग्जांपल मैंने जो दिया था वही है, यार थोड़ा सा अलग होगा। If the one's monetary income stays the same but the price level increases, the purchasing power of income fall. यही चीज हमने एग्जांपल के अंदर पढ़ी थी। So what is purchasing power? Its ability to buy things with a money. तो जो इन्फ्लेशन होता है ये परचेसिंग पावर को कम करेगा, इन्फ्लेशन जो होता है वो मनी की वैल्यू को कम करेगा, एंड दैट्स द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इससे होगा क्या, जब किसी भी इंसान की परचेसिंग पावर कम हो रही है या फिर उसके हाथ में जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स पॉवर्टी बढ़ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी 1000 रुपए की सैलरी के अंदर वो स्कूल की फीस भी पे कर रहा था, वो हॉस्पिटल का जो उसका मेडिकल का चार्ज खर्चा है वो भी कर रहा था वहां पे, है ना, वो घर के अंदर राशन भी ले रहा था, फूड भी ले रहा था, वो कपड़े भी ले रहा था, ठीक है, वो चप्पल भी ले रहा था, है ना, तो वो सारी चीजें कर रहा था वहां पे। लेकिन जब अब पैसे की परचेसिंग पावर कम हो गई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो उसको इनमें से किसी न किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। शायद से वो फुटवेयर नहीं खरीदेगा तो नंगे पांव घूमेगा, शायद से वो कपड़े कम खरीदेगा, खाना कम खाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस कम कर देगा, स्कूल से बाहर निकल जाएगा। दिस आर साइंस ऑफ पॉवर्टी। अगर ये चीज ज्यादा लंबा समय के लिए चल गई तो एक एक चीज गायब होती जाएगी उसकी लाइफ से, है ना, गरीब इंसान है ना बेचारा, और गरीबी में ज्यादा जाएगा वो। तो जब इन्फ्लेशन होगा ना तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है कि किसी भी देश के अंदर गरीबी बढ़ जाएगी। इसीलिए तो इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा खतरा माना गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पॉवर्टी बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा लंबे समय के लिए चल गया तो मान लो पॉवर्टी छप्पर फाड़ हो जाएगी, और किसी भी देश में पॉवर्टी अगर ज्यादा हो गई तो उस देश की सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है नक्सलिज्म, आप लोगों को पता होगा उसको, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर नक्सलिज्म भी कहते हैं। नक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, किसी भी नाम से पुकारो एक ही चीज है। अब ये क्या है कि इंडिया के वो पिछड़े इलाकों के लोग हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो गढ़चिलौरी, भंडारा, चंद्रपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ रीजन, बिहार का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा। तो इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे नक्सलिज्म फैला है। नक्सलिज्म क्या है कि लोगों ने, भारतीय लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और वो हथियारों से विरोध कर रहे हैं उनका। यस, दे हैव पिक अप वेकम। ये टेररिस्ट नहीं है, ये नक्सली है। इनको हमने टेररिस्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये लोगों के दिल में खौफ नहीं, ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इनका कहना ये है कि इनके इलाके में गरीबी काफी ज्यादा है, इनका इलाका अंडर डेवलप है ड्यू टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारी गरीबी का कारण है, हमको गरीबी से बाहर निकलना है तो ये नहीं, हमको हमारी खुद की सरकार चाहिए। तो उन्होंने हाथ में हथियार उठा लिए और अब सरकार का विरोध करते वो वहां से, ये नक्सली है।
ठीक है ना। सो नो वन इज सपोर्टिंग, नो वन इज अपोजिंग देम। उनकी प्रॉब्लम भी कुछ जेन्युइन है, उनका तरीका गलत है लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन है कि दे आर अंडर डेवलप। यहाँ पे सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है ना। तो आपको नक्सलिज्म के बारे में पढ़ने के लिए बहुत मिलेगा, लेकिन वो क्या है, वो एक ऐसा इलाका है जो गरीबी में घिरा हुआ है। अब उन लोगों के पास गरीबी से बाहर निकलने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा उन्होंने, तो हाथ में हथियार उठा लिए। तो ये चीज बढ़ भी सकती है अगर गरीबी बढ़ेगी तो, है ना। मराठी में कहावत है कि पहले पोटोबा नंतर विठोबा। हिंदी में भी कहावत है, पहले पेट पूजा बाद में खाम दूजा। तो अगर गरीबी बढ़ेगी तो लोग हाथ में हथियार उठाएंगे, उससे सोशल प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसीलिए अगर हमको समाज में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करनी है तो हमको गरीबी खत्म करनी पड़ेगी, और गरीबी खत्म करने के लिए हमको इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। दैट्स द रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी और सोसाइटी। इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए हम इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक कि हम इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक कि आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई होप सो आई एम क्लियर अबाउट द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब चीजें खरीदने की क्षमता, पैसे से चीजें खरीदने की क्षमता। जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तब पैसे की चीजें खरीदने की क्षमता गिर जाएगी, इससे पॉवर्टी बढ़ेगी। इससे क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ जाएगी देश के अंदर। explain inflation is explained with an example. Suppose for 100 rupees last week you brought 5 kg of rice, मतलब 1 kg 20 रुपए का आ गया, ठीक है। This week when approached to the same shopkeeper and paid 100 rupees you will get 4 kg। पहले 5 किलो मिल रहा था, अब सेम 100 रुपीज में 4 kg मिल रहा है, मतलब 25 रुपए पर केजी हो गया। तो ये जो 5 रुपए पर केजी बढ़ गए वही इन्फ्लेशन है आपका, वही यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया। दिस एग्जांपल क्लियरली एक्सप्लेन द फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। यहां से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो चीज पहले 20 रुपए किलो में मिल रही थी अब ज्यादा पैसे देके खरीद रहे, मतलब 25 रुपए किलो में मिल रही है। ज्यादा पैसे क्यों दिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई कंपेयर टू द गुड। मतलब यहाँ पे राइस की बात करें तो राइस के मुकाबले पैसे की वैल्यू गिर गई, इसलिए पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। फॉर 100 रुपीज यू कुड गेट 5 kg राइस बिफोर बट नाउ 4 kg। सो परचेसिंग पावर ऑफ मनी is reduced. This is inflation। ठीक है। अब यहां से परसेंटेज के हिसाब से हम काउंट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि टर्की में 60% इन्फ्लेशन है, ये परसेंट में काउंट किया ना, तो इसको कैसे काउंट करेंगे। इफ द प्राइस ऑफ राइस विच वाज 20 रुपीज केजी इंक्रीज टू 25%, 20 रुपए से 25 रुपए हो गए, तो 5 रुपए बढ़ गए यहाँ पे, करेक्ट। इंक्रीज ऑन 20 रुपीज, तो ये 5 रुपए 20 रुपए के ऊपर बढ़ गए। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो 5 इंटू 5 25, तो ये 25% इंक्रीज है। सो द इन्फ्लेशन रेट इज 25%, विच इज ऑब्वियसली वेरी हाई रेट। ये कैसा, बहुत ज्यादा है। अब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो लोगों की तो प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की भी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है वहां पे। तब हम यहां से एक और सवाल पैदा करते हैं। वो सवाल ये है कि इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है फिर, है ना। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो पॉवर्टी बढ़ेगी, देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, लोग गरीबी में जाएंगे, देश भी बर्बाद हो जाएगा। तब हम इन्फ्लेशन के बारे में निगेटिवली ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सवाल वही है मेरा, इज इन्फ्लेशन गुड और बैड, है ना, उसका भी आंसर देखेंगे। तो पहले समझते हैं, इसके आंसर के ऊपर हम बाद में आएंगे क्योंकि पहले हमको इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। लेकिन पहले उसके टाइप्स देखते क्या है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन सबसे पहला टाइप है। When the rise in price is very slow, less than 3% per annum, it is called as creeping inflation। अब क्रिप यानी रेंगना, क्रिप करना मतलब क्या होता है कि रेंगना। सो जैसे स्नेल और या फिर कोई सांप रेंगता है। अब सांप तो काफी तेजी से रेंगता है, लेकिन स्नेल की अगर बात करेंगे वहां पे उगल गाय, अगर वो क्रिप कर रही है तो वो काफी स्लो रेट से क्रिप कर रही है। तो उसी की नकल कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन के अंदर। और हमने कहा कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन रेट 3% है तब हम कहेंगे कि क्रिपिंग इन्फ्लेशन है। कि मान लो 100 रुपए की चीज है वो 103 रुपए में बेची जा रही है, तब 3 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो ना, 100 रुपए के ऊपर 3 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब 3% हो गया ये। तब आप कहोगे कि क्रिपिंग इन्फ्लेशन है, इट्स अ क्रिपिंग इन्फ्लेशन। अब
Such an increase in price is regarded safe and essential for economic growth. This is known as mild inflation or moderate inflation. अब यहाँ पे हमने क्या वर्ड देखा? It is essential for economic growth. मतलब ये अच्छा है. तो मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर is inflation good or bad? तो both. कि इन्फ्लेशन अगर सर्टन क्वांटिटी में है, सर्टन क्वांटिटी के अंदर इन्फ्लेशन है तो वो अच्छा है, सर्टन क्वांटिटी के बाहर वो कैसा बुरा है वहां पे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिपिंग इन्फ्लेशन, जनरल इकोनॉमी के अंदर ये देखा गया कि क्रिपिंग इन्फ्लेशन इज गुड, लेकिन किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन गुड और बैड कितना हो सकता है ये उस देश की सेंट्रल बैंक और उस देश की सरकार डिसाइड करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हमने कहा है कि 2 to 6% जो इन्फ्लेशन है वो अच्छा है इंडिया में, ये डिजायरेबल इन्फ्लेशन. अगर 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन है तो वो डिजायरेबल है, मतलब वो अच्छा है. अगर 2% के नीचे है तो वो बुरा है, 6% से ज्यादा है तो वो फिर भी बुरा है. लेकिन 2 से 6% के बीच में वो अच्छा है. अभी अच्छा और बुरा क्यों, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टाइप्स समझ लेते हैं. तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन ज्यादातर इकोनॉमीज में सेफ माना गया है और एसेंशियल माना गया है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलेशन आएगा. इससे स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजन आएगी इकोनॉमी के अंदर. मान लो आप एक व्यापारी हो, एक मैन्युफैक्चरर हो, आप यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप एक पेन बना रहे हो, आपकी पेन की फैक्ट्री है. तब आपके पास दो ही ऑप्शन है अपना प्रॉफिट बढ़ाने का. पहला, प्रोडक्शन बढ़ा दो, फर्स्ट इज इंक्रीज योर प्रोडक्शन, सेकंड इज प्राइस बढ़ा दो, है ना. दो ही ऑप्शन है आपके. लेकिन अगर आप खुद से प्राइस बढ़ाओगे जबकि मार्केट के आपके जो कंपटीटर है सेम क्वालिटी का पेन सस्ते में दे रहे हैं, तो आपका पेन कोई खरीदेगा नहीं. तो मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया वहां पे. लेकिन अगर वहां पे जनरल इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, मतलब आपका नहीं, आपके जो कंपटीटर है उनकी भी प्राइसेस बढ़ रही है वहां पे पेन की, तब आपका पेन 100 रुपए से 103 रुपए में बेचा जाएगा इन्फ्लेशन के कारण. ये आप प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हो, ये मार्केट के कारण प्राइसेस बढ़ रही है. तो आपका नहीं, आपके साथ आपके जो कंपटीटर है उनके भी पेन की प्राइसेस बढ़ रही होगी. तो मतलब आप कंपटीशन में बने रहोगे, लेकिन आप उसी पेन के ऊपर 3 रुपए ज्यादा कमा रहे हो ना, आपका प्रॉफिट बढ़ गया. आप क्यों नहीं खुश होगे? आप खुश हो जाओगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो इससे आप ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे, दैट मीन्स आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. It will provide incentive for a manufacturer to make more production and earn more money. तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होने में मदद होगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. तो ये सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से. किसी भी चीज को सेक्लूजन में या फिर अकेले नहीं देखना है, इन सारी चीजों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखना है, लिंक के जरिए से देखना है कि पैसा क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ग्रोथ क्या है. पैसा मतलब ये एक परचेसिंग पावर है, ठीक है. तो पैसे और इन्फ्लेशन के बीच में लिंक क्या है कि पैसे की परचेसिंग पावर गिर रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हद से ज्यादा बढ़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, अगर वो हद में है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा देगी, है ना. तो इन सारी चीजों को आपको लिंक में देखना है. ओके. सो पहला टाइप है क्रिपिंग इन्फ्लेशन. तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन याद रखना 2 से 3% के अराउंड, कुछ कुछ कई 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 जगह पे 2% भी माना गया. इट्स नॉट सर्टिफाइड, ये कुछ ऐसा नहीं कि इकोनॉमिस्ट ने इन चीज को सर्टिफाइड कर दिया है. ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जिस चीज को मान लेते हैं हम लोग भी उसी चीज को यहाँ पे पढ़ते हैं. ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि 3%, अप टू 3% क्रिपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है. क्रिपिंग के बाद आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन. जैसे बच्चा चल रहा है, पहले स्नेल जो थी आपकी गूगल गाय वो रेंग रही थी, अब बच्चा चल रहा है, वॉकिंग इन्फ्लेशन. सो व्हेन प्राइस राइज मॉडरेटली हाई, मतलब क्रिपिंग से थोड़ा ज्यादा है, प्राइस राइजेस, then annual inflation rate is a single digit, 3 to 10%. It is called as walking and trotting inflation. Trotting मतलब जैसे बच्चा चलता है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हिल के गिरने की संभावना है, उसी तरीके से. तो वो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन हो गया वहां पे, अंडरस्टूड. या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन. तो ये सिंगल डिजिट में होता है, 3 to 9% के अराउंड, अप टू 10% है, अप टू 10%. तो ये क्या है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन.
अब बहुत सारी इकोनॉमी में वॉकिंग इन्फ्लेशन इसको भी गुड माना गया, लेकिन ज्यादा नहीं है। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन 9%, 10% तक हमने काउंट किया है। तो अगर किसी इकोनॉमी में 8% इन्फ्लेशन है तो ना ये भी ज्यादा है। लेकिन जैसे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 5 to 6% भी गुड माना जाता है ना। अभी दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके अंदर उन्होंने पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट्स, तो रेपो रेट्स को स्टेडी रखा है, स्टेबल रखा है, चेंज नहीं किया, नो चेंज। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से कम है इंडिया में, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 2 से 6% के बीच में टारगेटिंग कर रही है ना। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो 2% से लेके 6% के बीच में मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अभी के लिए 5 से 6% के बीच में मतलब अंडर कंट्रोल है, तो रेपो रेट बदलने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए रेपो रेट को मेंटेन रखा है। तो दिस इज योर पॉलिसी रेट। तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन जो होता है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कुछ हद तक वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है ना अच्छा माना गया, जैसे इंडिया में अप टू 6%। तो इंडिया में वॉकिंग इन्फ्लेशन को भी गुड कहेंगे, है ना। इंडिया के केस में अगर बात करेंगे तो व्हेन प्राइस राइज इज मॉडरेटली हाई, लेकिन वो भी कैसे सिंगल डिजिट में रहेगी, तब आप उसको वॉकिंग कहोगे। इट इज हार्मफुल टू द इकोनॉमी बिकॉज इट्स हिट्स अप इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वो 6% से ज्यादा हो गया तो वो इससे हिट अप बढ़ जाएगी। हिट अप मतलब क्या? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा इकोनॉमी के। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक पेन खरीद रहे हो, वही हमारा पेन का एग्जाम्पल करेंगे, उसकी प्राइस 100 रुपए है। अब इन्फ्लेशन हो गया 9%, वॉकिंग इन्फ्लेशन है ना 9%, तो वही 100 रुपए का पेन 109 रुपए में बेचा जाएगा। अब आप 9 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो, तब आप वहां पे 9 रुपए ज्यादा देने के लिए हिचकिचाओगे। सही में आप क्या करोगे? हिचकिचाओगे। आप फाइंड आउट करोगे कि मुझे इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल रहा है क्या, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल रहा है क्या। तो अब आप पेन का अल्टरनेटिव ऑप्शन पेंसिल यूज करना शुरू करोगे, क्योंकि सस्ते में आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल रहा है ना। सो दैट्स हाउ यू विल रिजेक्ट द पेन एंड अडॉप्ट द पेंसिल। या फिर आप एक दूसरे क्वालिटी का पेन खरीदने की कोशिश करोगे वहां पे सस्ते में। लेकिन इससे हुआ क्या है, क्या आप क्या कर रहे हो? उस पेन की डिमांड को रिजेक्ट कर रहे हो। जब ऐसे पेन की डिमांड रिजेक्ट होती जाएगी तो वो जो पेन बनाने वाली कंपनी है वो तो नुकसान में जाएगी ना, क्योंकि उसका पेन लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू द हाई प्राइस राइज। 9 रुपए बढ़ गए, 9 रुपए बढ़ने के बाद लोगों ने पेन खरीदना ही बंद कर दिया, लोगों ने दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लिया, पेन के जगह पे पेंसिल यूज कर लिया या फिर सस्ता वाला दूसरा पेन खरीद लिया। इससे पेन बनाने वाली कंपनी नुकसान में चले गई ना। तो वही हम बात कर रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हिटअप हो जाएगी वहां पे। सो इट इज हार्मफुल टू द इकोनॉमी। पीपल स्टार्ट टू बाय मोर देन दे नीड टू अवॉइड tomorrow's much more higher prices. This increase buying devices demand and even further so that suppliers can't keep up. As a result, common goods and services are priced out to reach the most people. वही चीज हमने यहाँ पे सिंपल भाषा में समझी है। Inflation at this rate is warning signal of government to control it before it turns into the running inflation. तो अगर कोई भी इन्फ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन में है किसी भी देश में, तो सरकार अपने कान खड़े कर देगी। सरकार उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की मुहिम स्टार्ट कर देगी वहां पे। कैसे करेगी? तो दो अलग अलग पॉलिसीज है, उसमें से एक हमने पढ़ी है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे वहां पे। सो दिस इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर देखते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ओके, ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है थोड़ी देर में समझेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ओके, रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? वॉकिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है रनिंग इन्फ्लेशन। मतलब अब बच्चा दौड़ने लग गया, रन व्हेन द प्राइस राइज इज रैपिडली लाइक रनिंग ऑफ अ हॉर्स। मतलब ये डबल डिजिट में होता है, 10 to 20% के बीच में, इज कॉल्ड एज रनिंग इन्फ्लेशन। तो 10 to 20% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो आप क्या कहोगे? रनिंग इन्फ्लेशन है ना। Its control requires strong monetary and fiscal measures, otherwise it lead to the hyperinflation. अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएंगे। मतलब और सरकार ज्यादा परेशानी में आ गई है। वॉकिंग इन्फ्लेशन में सरकार की परेशानी बढ़ रही है, रनिंग इन्फ्लेशन में और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये डबल डिजिट में हो गया है। अब यहां से पॉवर्टी होने की शुरुआत हो जाएगी, देश के अंदर पॉवर्टी बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो
इससे गरीबी बढ़ेगी ना। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लो पैसे की कीमत घट रही है, तब पैसे का खर्चा बढ़ जाएगा ना आपका। अगर आपकी 10,000 रुपए की मंथली पेमेंट है, सैलरी है, उसमें से आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो और 5,000 रुपए सेव कर रहे हो, और 20% इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन मार्केट में, तब आपका खर्चा 20% से बढ़ गया। तो 5% का 20% कितना होगा आपका? 1,000 रुपए। तब आप 6,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहे हो और 4,000 रुपए की सेविंग कर रहे हो। आपकी सेविंग घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं ना, आप गरीबी में जा रहे हो। करेक्ट? सो दैट्स इंपैक्ट। तो जब रनिंग इन्फ्लेशन होगा ना, तो पॉवर्टी के ऊपर इंपैक्ट और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये लोगों के ऊपर सेम तरीके का इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता है। अगर गरीब है तो गरीब के ऊपर ये काफी गहरा इंपैक्ट छोड़ता है, लेकिन अगर अमीर है तो अमीर के ऊपर एक मामूली इंपैक्ट छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चले गए बर्गर खाने के लिए मैकडोनल्ड्स में, मैकडी में चले गए आप, ठीक है, मैकडोनल्ड्स में चले गए बर्गर खाने के लिए। अब एक बर्गर की कीमत मान लो 1,000 रुपए, आप 1,000 रुपए वहां पे खर्चा कर रहे हो। दो तरीके के लोग हैं, ए पर्सन, बी पर्सन। ए की सैलरी है 10,000, बी की सैलरी है 10 लाख, अमीर और गरीब। मैकडी के अंदर आप 1,000 रुपए का बर्गर खा रहे हो। जब आप 1,000 रुपए का बर्गर खा रहे हो और इसके अंदर 10% इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन, तो यही 1,000 रुपए का 1,100 में मिल गया, है ना। 1,000 रुपए का बर्गर कितने में मिल गया? 10% के बाद 1,100, मतलब 100 रुपए बढ़ गए एक बर्गर की प्राइस के पीछे। अब ये जो 100 रुपए है, ए ने बर्गर खाया, बी ने भी बर्गर खाया। अब बताओ ये 100 रुपए ए का कितना परसेंट हो गया? तो ए की सैलरी 10,000 और 100 रुपए का उसका क्या बोलते हैं प्राइस है, एक्स्ट्रा पे, इन्फ्लेशन की प्राइस पे कर रहा है। अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो 1% हो रहा है। कितना हो रहा है वो? 1%। दैट मीन्स ए इज पेइंग 1% ऑफ हिज इकोनॉमी फॉर इन्फ्लेशन, 10,000 का 100 रुपए। जबकि बी कितना दे रहा है? तो बी दे रहा है 0.01%। आप कैलकुलेट करो, आपको यही अमाउंट मिलेगी, क्योंकि 10,000 ना, उसके ऊपर एक जीरो बढ़ा तो 1,00,000, दो जीरो बढ़ा तो 10,00,000, तो वही जीरो आगे कर दो तो 0.01। दैट मीन्स ये जो 100 रुपए है बी के टोटल आमदनी का 0.01% है। करेक्ट? तो इंपैक्ट अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट गरीबों के ऊपर ज्यादा है, 1% है, और वही सेम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट गरीबों के ऊपर बहुत मामूली है, 0.01% है। तो आप अगर अमीर हो तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कम है, अगर आप गरीब हो तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में 35 करोड़ की अराउंड ऐसी जनता है जहां पे उनको 2 वक्त का खाना नहीं है। अराउंड 35 करोड़, 33 करोड़ की तो 34 करोड़ की तो आपकी अमेरिका की पॉपुलेशन है ना। तो वहां पे हमको समझ में आ रहा है कि इंडिया में गरीबी की हालत क्या है। तो इन्फ्लेशन को हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, वी कैन नॉट अफोर्ड इन्फ्लेशन वहां पे, अगर वो ज्यादा हो गया तो। इसलिए हमको रनिंग इन्फ्लेशन अगर दिखाई देगा ना, तो हमको अलार्मिंग सिचुएशन में जाना पड़ेगा वहां पे। फॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि इंडिया में रनिंग इन्फ्लेशन देखा नहीं गया है। मतलब 1990s के जमाने में थोड़े समय के लिए चला गया था वो, लेकिन उसके बाद नहीं, इंडिया में इन्फ्लेशन काबू में रखा गया है, थैंक्स टू द अवर गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई। उनकी मदद से इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा नहीं। हाँ, सिलेक्टिव कमोडिटी में आपको इतना इन्फ्लेशन दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जनरल इन्फ्लेशन की बात करें तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द सिलेक्टिव कमोडिटी एंड जनरल इन्फ्लेशन। ओके, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। तो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है तो वो रनिंग इन्फ्लेशन है, 10% से 20% के बीच में रनिंग इन्फ्लेशन होता है। अगर इसको काबू नहीं किया जाएगा तो रनिंग इन्फ्लेशन किस में कन्वर्ट होगा? आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग मतलब लीप, जंप करना, तो इट इज जंपिंग। सो इट इज इन द डबल और ट्रिपल डिजिट। जैसे टर्की के अंदर 60% इन्फ्लेशन है, तो इट इज मोर देन रनिंग, तो वो कैसा है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन है ना। वो कैसा है? गैलोपिंग। अगर वो और बढ़ गया तो खतरनाक। जैसे वेनेजुएला एक कंट्री है, सोमालिया अनदर कंट्री है, ये कंट्री जैसे जहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है। देयर आर सर्टेन कंट्रीज, उनका नाम नहीं याद है, जहां पे
तकरीबन 200 से 300% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो यस, देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच हैव गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इन कंट्रीज के अंदर तो आप सोचो ही मत कि वहां पे पैसे की कुछ कीमत है। वहां पे पैसा कौड़ियों के दाम, पेपर है वो, बस इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वहां पे लोग उस पीस ऑफ पेपर से क्या करेंगे, आर्ट पैक्स बना लेंगे, लेकिन उससे पैसा मतलब चीजें नहीं खरीदेंगे। आई थिंक वेनेजुएला की बात है कि वहां पे एक फोटो ऐसी दिखाई दी गई थी कि बाजार के अंदर लोग पैसे को तोल रहे हैं, दे आर वेइंग देयर मनी। होता है ना, जैसे चिल्लर को अगर आप यूज कर रहे हो तो चिल्लर को तोला जाता है, क्योंकि चिल्लर की वैल्यू कम है, उसको गिनने में ज्यादा समय लगेगा, तो बेटर वे तोल दो। तो आप मार्केट के अंदर थैला भर के पैसा लेके जा रहे हो, मुट्ठी भर के सामान ला रहे हो, है ना। इस तरीके की हालत हो जाएगी, पैसे की वैल्यू खत्म गैलोपिंग इन्फ्लेशन में। So galloping wreaks absolute havoc on the economy. Money loses its value so fast that business and employee income can't keep up with the cost and prices. तब आप 10,000 रुपए की सैलरी में खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते हो अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। फॉरेन इन्वेस्टर अवॉइड द कंट्री। उसका दूसरा नतीजा क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर देश छोड़ के भाग जाएंगे। डिप्राइविंग द नीडेड कैपिटल, द इकोनॉमी बिकम्स अनस्टेबल एंड गवर्नमेंट लीडर लूज क्रेडिबिलिटी। जैसे मैंने श्रीलंका का एग्जांपल दिया था, तो श्रीलंका के अंदर उनके नेता देश छोड़ के भाग रहे, क्रेडिबिलिटी लूज कर गए वो। यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से। सो गैलोपिंग इन्फ्लेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। मेनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वेनेजुएला का नाम लिया था ना, मेनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, ब्राजील, inflation rates of 50 to 700% per year in 1970s and 80s। ये पुरानी बात है। अभी तो ब्राजील इंडिया की तरह वन ऑफ द ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है ना। लेकिन ये 1970s 80s जब उनके देश में रिवोल्यूशंस वगैरह हो रहे थे, सिविल राइट्स हो रहे थे, उस समय की बात है ये। वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस काफी बढ़ गया था उस सिचुएशन में। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि 20% के ऊपर जो भी है वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। तो डबल ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है। Yes, it is quite possible that it may go into the triple digit inflation rate। तब उस समय में आपके पैसे की वैल्यू कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। अब अभी तक हमने क्रिपिंग देखा, वॉकिंग देखा, रनिंग देखा, गैलोपिंग देखा, मतलब रेंगते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए और जंप करते हुए। सॉरी, अब देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ टर्म टू डिस्क्राइब रैपिड एक्सेसिव आउट ऑफ कंट्रोल राइज इन प्राइस इन द इकोनॉमी। मतलब क्या है कि ये एक तरीके से राइज इन प्राइस ही है, लेकिन एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में एकदम जंप कर जाएगा। फॉर एग्जांपल टर्की, मैं टर्की का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो रिसेंट चीज है। हाँ, लास्ट ईयर भूकंप आया था, तो लास्ट ईयर के बाद उसमें ये सारे बदलाव दिखे जाए। तो टर्की अभी उसका नाम बदल के तुर्किया कर दिया है, इस बात को भी याद रखना। अभी नया नाम क्या है टर्की का, तुर्किया। इंडिया का काफी गहरा दोस्त है, आप सबको पता होगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो तुर्की के अंदर भूकंप आ गया और सडनली इन्फ्लेशन बढ़ गया, सडनली गैलोपिंग इन्फ्लेशन में चले गए वो। शुरुआती समय में तो वो तकरीबन 80-90% तक चला गया था, अब कम होते होते वो 60% तक आया, लेकिन 60% इज ऑल्सो टू हाई। 100 रुपए की चीज आपको 160 रुपए में मिल रही है, समझ सकते हो आप कितनी महंगी है ना। तो वहां पे 60% राइज है, तो वो गैलोपिंग है, लेकिन ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गया। भूकंप आने के बाद एकदम सडनली ये बढ़ गया, तब आप कहोगे उसको हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं कि ये ग्रेजुअली बढ़ते 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 वहां तक पहुंचे हैं, नहीं, एकदम शॉर्ट पीरियड में सडन बस्ट होगी, प्राइस इंक्रीज हो गई, अब उसको कहोगे हाइपर इन्फ्लेशन। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ टर्म डिस्क्राइब रैपिड, excessive and out of control general price increase in economy। Hyperinflation is when price skyrockets more than 50% a month। एक महीने के अंदर बढ़ गया ना, मतलब शॉर्ट पीरियड में। इट इज वेरी रेयर, ये काफी रेयर होता है। कारण क्या हो सकते हैं, जैसे भूकंप, टर्की का युद्ध, रशिया यूक्रेन, या फिर आपका इजराइल पैलेस्टाइन चालू या फिर वो, ये चीज हो सकती है। नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप भी उसी के अंदर आ गया। जैसे अनदर नेचुरल कैलामिटीज, बारिश नहीं हो जाना, कंप्लीटली बारिश ही खत्म हो गई, ऐसे तो नहीं होता है कंप्लीटली खत्म, मान लो हो गई तो। हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ये सारी उसके कारण है। सो दे आर वेरी रेयर। इन फैक्ट मोस्ट एग्जांपल ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन गवर्नमेंट्स प्रिंट मनी टू पे फॉर वॉर्स, मतलब युद्ध, ठीक है ना, जब युद्ध हो रहे तब होता है।
Example of hyperinflation include Germany in 1920s, Zimbabwe in 2000s, Venezuela. सी मैंने वेनेजुएला की बात की ना, 2010 की बात है वो. The last time America experienced hyperinflation was during the Civil War. अब अमेरिका की बात, हम यूएसए की बात करेंगे तो सिविल वॉर तकरीबन आज से लेकर 150 साल पहले की बात है वो. उस समय की बात कर रहे हैं हम, तब ये हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, क्योंकि अमेरिका एक स्टेबल कंट्री, हम उसके बारे में ये चीजें देख सकते हैं. तो हाइपर इन्फ्लेशन, तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? जब शॉर्ट पीरियड में इन्फ्लेशन जब बर्स्ट हो जाएगा तब वो चीज है हाइपर इन्फ्लेशन. तो इसके इमीडिएट रीजंस होते हैं, इस चीज को याद रखो. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. या यहाँ पे मैंने इमेज दी थी आपको, ये हाइपर इन्फ्लेशन की इमेज, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, सॉरी फॉर दिस, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की. तब हाइपर इन्फ्लेशन में होता क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन में जैसे मानो टर्की के अंदर भूकंप आ गया या फिर युद्ध, वॉर का एग्जांपल लेते हैं, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है. जब युद्ध डिक्लेयर होगा तब सरकार को पैसे की जरूरत होगी, मनी. युद्ध के अंदर होता क्या है? युद्ध के अंदर दो चीजें होती है. पहली चीज, सडन इन्फ्लेशन हो जाता है. क्यों? सॉरी, युद्ध के अंदर होता क्या है? सडन इन्फ्लेशन. कि मान लो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दे कि दैट वी हैव अ वॉर विद अनदर कंट्री, हम किसी दूसरे कंट्री के साथ युद्ध में उतर गए. अब जब युद्ध में उतर गए तब क्या होगा कि लोग डर जाएंगे. लोग क्यों डरेंगे? क्योंकि लोगों को पता नहीं युद्ध कितनी देर के लिए चलेगा, युद्ध से क्या परिणाम निकले. तो लोग क्या करेंगे? अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टॉक करना शुरू करेंगे, चीजों के दामों को स्टॉक करेंगे. अब जब स्टॉक कर रहे तब हुआ होगा क्या? तब लोग मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे. ये चीज हमने नहीं देखी है, इस चीज को देखेंगे कि इन्फ्लेशन में एक्चुअली होता क्या है. लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी चीजों की, तब चीजों के प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगे. सो इफ डिमांड इंक्रीजेस, प्राइसेस आल्सो इंक्रीजेस. तब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. जब प्राइसेस बढ़ रही है तो सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सरकार खर्चे को सेटिस्फाई करने के लिए मनी प्रिंट करना शुरू करेंगे. क्योंकि उस समय में सरकार ज्यादा कर्जे नहीं ले सकती है, ज्यादा बिजनेसेस नहीं बढ़ सकते शॉर्ट पीरियड में. तो शॉर्ट पीरियड में सरकार के पास मनी प्रिंट करना एक बेटर ऑप्शन होता है, तो सरकार मनी प्रिंट करेगी. लेकिन मनी प्रिंट करने से होगा क्या? और आग में घी डालने जैसा हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन और भड़क जाएगा. तो उससे क्या हो जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा. यही होता है इन्फ्लेशन जो होता है ना, वॉर के टाइम में इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन सरकार मनी प्रिंट करके और आग में घी डालने का काम करती है. तेल, पेट्रोल, डीजल जो कह सकते हो वो चीजें डालने की काम करती है. उससे क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है. सो दीज आर द रीजन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. तो ये काफी खतरनाक है. आप देख सकते हो कि अभी इजराइल वगैरह इन चीजों से गुजर रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. ठीक है, यूक्रेन, रशिया भी इन चीजों से गुजर रहा है. सो दीज आर द रीजंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना काफी जरूरी है. सो गाइस, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. तो अभी तक हमने अलग अलग टाइप देखे. इन्फ्लेशन क्या है उसको समझा, उसका इंपॉर्टेंस समझा, देन उसके टाइप्स देखे हमने. क्रिपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एंड देन हाइपर इन्फ्लेशन. इनके कारण भी हमने देखे वहां पे. So these are different types of inflation. Okay. Now what is stagflation? It is another type of inflation. मतलब सिचुएशन है, ये इन्फ्लेशन नहीं, ये एक सिचुएशन है बेसिकली, लेकिन उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं. अब ये देखा गया है कि जब मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में इन्फ्लेशन है, अच्छा गुड इन्फ्लेशन है, जैसे इंडिया में 2% से लेके 6% है, ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए इंडिया में. अगर 2 से 6% का इन्फ्लेशन है तो हम देखेंगे कि मार्केट में ग्रोथ है. मार्केट में क्या है? ग्रोथ है. लेकिन जब मार्केट में 2 से 6% का इन्फ्लेशन, गुड इन्फ्लेशन है लेकिन ग्रोथ नहीं है, तब आप कहोगे कि स्टैगफ्लेशन है. स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, स्टैग्नेंट ग्रोथ, स्टैग्नेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन. मतलब ग्रोथ नहीं बढ़ रही है लेकिन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं वहां पे, तो इसको आप कहोगे स्टैग्नेशन, दोनों का वर्ड करके. ये ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे विरुष्का, उसी तरीके से ये भी ट्रेंड चल रहा है. ये पुराना वाला ट्रेंड है, विरुष्का वगैरह, तो ये नया वाला ट्रेंड आया अभी.
जोक्स अपार्ट। सो स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा नहीं है, वो स्टैग्नेंट है, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। दिस इज नोन एज स्टैग्नेशन। तो ये स्टैग्नेशन जो है ना, ये एक अच्छी अवस्था नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि अगर मार्केट में एक अच्छा इन्फ्लेशन हो, 2 से 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो अच्छा है मार्केट के लिए, उससे ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब ये स्टैग्नेशन की क्या प्रॉब्लम है, इनसे कैसे डील किया जाएगा, वी विल लुक इनटू द मैटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो ऑन दिस नोट वी विल स्टॉप हियर। इन्फ्लेशन से रिलेटेड बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। आई होप सो इट मेक्स सम सेंस टू यू। थैंक यू।